हेलो एवरीवन। हम पढ़ेंगे कक्षा 9 एनसीईआरटी गणित का जो चैप्टर नंबर 1 है संख्या पद्धति। हम प्रश्नावली 1.2 हल करेंगे। हमने पिछले वीडियो में परिमेय संख्याओं के बारे में पढ़ा था। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सकता हो। यहाँ पर हम प्रश्नावली हल करने से पहले अपरिमेय संख्याओं के बारे में जानेंगे। अपरिमेय संख्याएं यानी इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां p व q पूर्णांक हो और q किसके बराबर ना हो, 0 ना हो। ऐसी संख्याओं को अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। यह संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण जैसे √2, √3, √5 इस प्रकार की संख्याएं क्या कहलाएंगी? इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। 2, 3, 5 ये अपरिमेय संख्या है। इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। 2/1, 3/1, 5/1। लेकिन हम √2, √3, √5 इनको p/q के रूप में नहीं लिख सकते। ये संख्या कहलाएंगी अपरिमेय संख्याएं। पाई को भी हम पाई क्या कहलाती है? पाई भी एक अपरिमेय संख्या कहलाती है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। तो जितनी भी वह संख्याएं हैं जिन्हें हम p/q के रूप में ना लिख सकें, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। पाई का मान वैसे हम 22/7 भी लेते हैं, लेकिन जो पाई है यह एक अपरिमेय संख्याओं में आता है। अब बात करते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आती हैं। वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? यानी सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। जितनी भी परिमेय संख्याएं होती हैं वह अपरिमेय संख्याएं। संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर क्या बनती हैं? वास्तविक संख्याएं। इन्हें r से प्रदर्शित किया जाता है। तो प्रश्नावली 1.2 का हम प्रश्न नंबर 1 पढ़ेंगे। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य हैं? कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट पार्ट, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह हमने भी पढ़ा है। यानी जो परिमेय और अपरिमेय दोनों प्रकार की संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कहते हैं। तो ये क्या है कथन? यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। हमें पता है यह कथन सत्य है, लेकिन हम इसे कारण के साथ हम अपना उत्तर देंगे। कारण क्या लिखेंगे? प्रत्येक परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। प्रत्येक परिमेय व अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याएं बनती हैं। अतः हम क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है। अतः प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है।
इस तरह से हमने कारण के साथ ये आंसर लिख दिया। इसी तरह से सेकंड पार्ट में क्या है, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है जहां m एक प्राकृत संख्या है। यह कथन क्या है, यह कथन असत्य है। यहाँ पर क्या दिया गया है, m एक प्राकृत संख्या दी गई है। इससे क्या पता चलता है कि जो संख्या रेखा पर हम सिर्फ प्राकृतिक संख्याओं को दर्शा सकते हैं। जैसे एक को क्या हम लिख सकते हैं, एक को हम लिख सकते हैं √1, 2 को कैसे लिख सकते हैं हम √4, इसी तरह 3 को √9, लेकिन हम √2 को इस प्रकार से नहीं लिख सकते। √2 का मान हमें क्या पता है, 1.414, 1.414। इसी तरह से √3 का मान होता है 1.732। इसमें क्या दिया गया है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु √m रूप का होता है, लेकिन हम √2 और √3 को भी संख्या रेखा पर इस प्रकार दर्शा सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। चूंकि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु को √m द्वारा √m के द्वारा नहीं व्यक्त किया जा सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह कथन असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह कथन असत्य है। यहां पर लिखेंगे यह कथन असत्य है, क्योंकि हमें पता है कि वास्तविक संख्याओं में सभी परिमेय व अपरिमेय संख्याएं आती हैं। चूंकि अब हम उदाहरण देंगे, चूंकि हम मान लेते हैं 4 क्या है, 4 एक वास्तविक संख्या है। लेकिन 4 क्या है, वास्तविक संख्या तो है, लेकिन 4 को हम अपरिमेय संख्या नहीं कह सकते, परंतु 4 एक परिमेय संख्या है। हम इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, 4/1 इस तरह से, या 4/2 कुछ भी लिख सकते हैं। एक परिमेय संख्या है, इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। अतः यह कथन असत्य है। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 के हमने तीनों पार्ट हल कर लिए हैं। प्रश्न नंबर 2, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो बताना है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं। तो इसे हम सबसे पहले कहेंगे नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं।
अब हमारा आंसर नहीं में आ गया, तो हमें एक ऐसी संख्या का उदाहरण देना है के वर्गमूल का जो एक परिमेय संख्या हो। माना √m एक क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है। हम मान लेंगे कि माना √m एक धनात्मक पूर्णांक है। तो √m की जगह हम √1 रखेंगे, तो √1 का मान हो जाएगा 1। इसी तरह √4 का मान हो जाएगा 2 और √9 का मान हो जाएगा 3। लेकिन जो √2 है, √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये सब क्या है, ये परिमेय संख्या है। जो √2 है ये क्या है, अपरिमेय। क्योंकि 2 क्या है, 2 एक अभाज्य संख्या है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। ये क्या है, ये परिमेय है, ये अपरिमेय। कुछ क्या अपरिमेय होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, अतः सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल क्या होते हैं, अपरिमेय नहीं होते। ये इसका आंसर आ गया। अब पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में क्या करना है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पता है हमें, ये एक रेखा है, इस पर हम यहाँ पर मध्य में 0 1 2 3, इसी प्रकार 0 से राइट हैंड की साइड 1 2 3 और इधर बाईं तरफ -1 -2 -3। इस प्रकार हम संख्या रेखा पर दर्शाते हैं संख्याओं को। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींच लेंगे। यहाँ पर हमने रेखा खींच ली। इस पर क्या करेंगे हम, माना हमने ये बिंदु 0 मान लिया, इससे हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगाएंगे। 1 सेंटीमीटर को हम क्या मानते हैं, 1 इकाई। ये 1 सेंटीमीटर हो गया, ये इधर भी ये 0 माना हुआ हमने, इधर भी 1 सेंटीमीटर पे हम इस पे निशान लगाते जाएंगे। हमने निशान लगा लिए। तो अब क्या करेंगे, जो ये है बिंदु, इसको हम O मान लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हमने क्या माना है, 1 सेंटीमीटर को हमने 1 इकाई माना है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, ये 1 और ये 2, ये 3, 1 2 3। इसी प्रकार इधर -1 -2 और -3 सेंटीमीटर से हम ये डी स्केल की सहायता से हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसको यहाँ रखेंगे और ऊपर लाइन से लाइन को मिला के हम क्या करेंगे, डी स्केल की सहायता से यहाँ पर 90 डिग्री का एक निशान लगाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसको मिलाती हुई एक रेखा खींच लेंगे। ये हमने निशान लगाया है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें 1 इकाई की दूरी पर ऊपर निशान लगाना है। 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर,
1 सेंटीमीटर कहाँ पर आएगा? 1 से 2 यहाँ पर। हम क्या करेंगे, इनको मिलाती हुई 0 से इस बिंदु को हम मिला देंगे। ये दूरी क्या है? यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई, यानी 2 सेंटीमीटर, तो 2 इकाई। और ये वाली दूरी ये 1 सेंटीमीटर है, यानी 1 इकाई है। तो इसको हम नाम देंगे ए, ये बिंदु ए, बी और सी। अब ये जो दूरी हमारे पास आई ओ सी, ये क्या संख्या रेखा पर है? इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे √5। ये वाली दूरी संख्या रेखा पर √5 कहलाएगी। लेकिन ये संख्या रेखा पर नहीं है, संख्या रेखा से ऊपर बन रहा है। इसको हम संख्या रेखा पर किस प्रकार से दिखाएंगे? ये हमने दूरी नाप ली यहाँ से यहाँ तक। ये नोक ओ पर रखकर बिंदु सी से काटता हुआ ये हमने क्या लगाया? चाप लगाया। ये संख्या रेखा को काटता हुआ हम जो चाप लगाएंगे, इसका ये यहाँ पर बिंदु यहाँ पर काटेगा, तो इसका क्या नाम देंगे? हमने ए, बी, सी और ये बिंदु है डी। अब ये जो दूरी है ओ डी, ये क्या कहलाएगी? सॉरी, ए डी। ये ए माना हुआ है हमने, ए डी। ये किसके बराबर दूरी है? ये दूरी है ए सी के बराबर है। ये चाप हमारा क्या है? संख्या रेखा को छूता हुआ हमने चाप ये दोनों बना लिए। तो जो संख्या है ए सी बराबर ए डी, क्यों बराबर है? क्योंकि ये दोनों ही इस वृत्त की त्रिज्याएं हैं। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि ए सी बराबर ए डी, ब्रैकेट में लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्याएं। वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर होती हैं, इसलिए क्या होगा? ए सी बराबर ए डी किसके बराबर हो जाएगा? √5 के। इसलिए ए सी बराबर ए डी बराबर √5। तो जब ए सी √5 है तो ए डी भी क्या होगा? √5 होगा। इसलिए ए डी बराबर √5। हमने ये सिद्ध कर दिया कि ए डी बराबर क्या है? ये वाला, ये कितने हो गई? ए डी, ये वाली जो रेखा है ये आ गई हमारे पास √5 यहाँ तक। तो अब हमें क्या करना है इसमें? पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय। हम इसको सिद्ध करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये सूत्र होता है। तो कर्ण हमारे पास क्या है? √5। ये हमें सिद्ध करना है। त्रिभुज इसमें ए डी सी में हमें सिद्ध करना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर हो जाएगा, आधार क्या है? त्रिभुज ए बी सी में आधार है ए बी का वर्ग, तो कितना है? 2 इकाई है, तो 2 का वर्ग प्लस लंब क्या है हमारा? बी सी, ये 1 इकाई माना हुआ है हमने, प्लस 1 का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग आ गया 2 दूनी 4 प्लस 1, तो कर्ण का वर्ग आ गया 5 आ गया। 4 प्लस 1 बराबर 5। हमें क्या निकालना है? हमें कर्ण निकालना है। हमें सिद्ध करना है कि जो है वो √5 को संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। और यहाँ पर क्या है? ये 5 है। यह है कर्ण का वर्ग। तो जब हम इधर से वर्ग हटाएंगे तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा? हमने इसका वर्ग हटाया तो इधर लग जाएगा √5। और यही हमें क्या करना था? संख्या रेखा पर यही निरूपित करना था, जो इस प्रकार से हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4,
कक्षा के लिए क्रियाकलाप दिया गया है। इसमें क्या करना है हमें? कागज की एक बड़ी शीट लीजिए और नीचे दी गई विधि से वर्गमूल सर्पिल यानी जो स्पाइरल है उसकी हमें रचना करनी है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? जो हमें एक बिंदु ले लेंगे हम ओ, और फिर हम एक जो इसका जो स्क्वायर रूट स्पाइरल है यानी वर्गमूल सर्पिल उसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर की, ये बिंदु ओ मान लिया हमने, 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर की हमें लाइन खींचनी है। इसको हम मान लेंगे, ये बिंदु है ओ और ये है पी। ये कितना है? 1 सेंटीमीटर यानी 1 इकाई। तो अब हमें क्या करना है? जो डी स्केल होता है उसे यहाँ इस तरह से रख के हम पी बिंदु पर एक समकोण बनाएंगे। ये निशान लगा लिया हमने समकोण का। तो इस पी बिंदु पर हमें क्या करना है? इस 1 इकाई हमें समकोण को मिलाती हुई एक रेखा खींचनी है। 1 इकाई यानी 1 सेंटीमीटर। 4 से 5 ये 1 सेंटीमीटर हो गया। इसको हम नाम देंगे, ये क्या है? ओपी, ये समकोण है। ये बिंदु आ गया P1, ये 1 इकाई है, ये भी 1 इकाई है। तो इन दोनों को हम मिला देंगे। तो हमें क्या करना है? डी स्केल को इस प्रकार से रख के हम फिर एक समकोण बनाएंगे, समकोण का निशान लगाएंगे। तो ये यहाँ कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ये हमने निशान लगा लिया। तो इसको मिलाते हुए हम फिर 1 इकाई पर लाइन खींचेंगे, 4 से 5, और इसे हम बिंदु ओ से मिलाएंगे। ये हो गया P2। अब हम यहाँ से फिर डी स्केल से एक और समकोण त्रिभुज पे निशान लगाएंगे, इस तरह रख के। ये बिंदु आएगा हमारा यहाँ पर। इसको मिलाते हुए एक और सेंटीमीटर यानी 1 इकाई पर निशान लगाएंगे। इस तरह से इसको यहाँ से मिला देंगे। ये बिंदु आ गया P3। OP कितना है? 1 है। यहाँ पर लिखते जाएंगे हम। 1 इकाई था OP। OP1, ये वाली जो है OP1, ये आ जाएगा √2। OP1 हो जाएगा √2। इस तरह से OP2 का मान आ जाएगा √3। ये वाला समकोण है। इसी तरह से ये जो त्रिभुज है वो क्या है? समकोण है। तो इसका मान आ जाएगा √3। OP2 का मान आ जाएगा √3। OP2 बराबर आ जाएगा √3। इसी तरह से OP3 का मान आ जाएगा √4। √4 का मान होता है 2। √4 बराबर क्या होता है? का मान होता है √2 गुणा 2। तो जब √ हटाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2। OP3 का मान आ गया 2। ये वाला है 2 इकाई, यानी जब हम ये इससे दुगनी हो गई। अब नाप के देख लेते हैं। 15 से 13, ये 1 इकाई थी और ये 2 सेंटीमीटर है। इसी तरह से हम आगे इसको बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से हमें √2, √3, √5 आदि संख्याओं को जो दर्शाने वाला है वह एक वर्गमूल सर्किल प्राप्त हो जाता है। इसमें OP 1 इकाई, OP1 √2 इकाई, OP2 √3 और OP3 का मान हो जाएगा यहाँ पर 2 इकाई, √4 यानी 2 इकाई। तो इस तरह से हम वर्गमूल सर्पिल को बना सकते हैं।
तो हमने प्रश्नावली 1.2 के चारों प्रश्न हल कर लिए हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।